नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। चुनावी खबर अखबार पर नजर के हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। जैसे कि हर रोज हमारा वादा रहता है कि सुबह 8 बजे हम तमाम खबरों के साथ हाजिर होते हैं, वो तमाम सुर्खियां जिससे आपको रूबरू कराते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि तमाम खबरों को बहुत सरल अंदाज में पूजा अपने दर्शकों तक हम पहुंच पाए। और देखिए, आप चाय का लुत्फ उठाइए, तमाम बड़ी खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए, आपके साथ मैं दीपिका सिंह करेंगे खबरों की शुरुआत। मारपीट केस में स्वाति मालीवाल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। कहा, केजरीवाल के पीए ने मेरे साथ बहुत गलत किया। केस दर्ज किया गया। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुई बदसलूकी मामले में अपनी चुप्पी को तोड़ा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि 13 मई को उनके साथ क्या क्या हुआ था। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को सीएम आवास पर हुई बदसलूकी के मामले में ये बयान दर्ज करवाया। देखिए, पूजा भी इस खबर को आप तक प्रमुखता से दिखा रही है। स्वाति मालीवाल ने देखिए आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। विभव कुमार पर एक्शन हो, इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन विभव कुमार पर एक्शन ना लिए जाने के कारण आखिरकार स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक्स के जरिए उन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने साफ लिखा कि एफआईआर देखिए दर्ज करा दी गई है। 13 तारीख 9:37 सुबह का वो समय जिस दौरान सीएम हाउस पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट जो पीए हैं विभव कुमार, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की, हाथापाई की। देखिए, ये खबर पूजा इसलिए भी बहुत खास हो जाती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। जिस वक्त ये पूरा सिनेरियो चल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो तो धूमिल हो ही रही है। एक तो उनके सामने चुनौती ये है कि अपनी छवि को पाक साफ दिखाना कहीं ना कहीं जनता के समक्ष। उसके बाद इस तरह का मामला, आपकी ही राज्यसभा सांसद जब इस तरह के आरोप लगाएंगी तो जाहिर सी बात है कि कितना बड़ा ये मामला हो जाएगा। अच्छा, जब संजय सिंह मीडिया के सामने आते हैं तो लगभग 30 घंटे के बाद वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। उससे पहले ना तो स्वाति मालीवाल सामने आती है, ना तो पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आता है। मीडिया ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। आपको भी याद होगा, वो चौथे चरण का चुनाव था, सोमवार का दिन था, लगभग 9:30 बजे मामला प्रकाश में आया था। लेकिन ना तो स्वाति मालीवाल सामने आ रही थी और ना ही कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हमको दिखाई दिया। 30 घंटे बहुत होते हैं। 30 घंटे के बाद संजय सिंह आते हैं। अच्छा, आपको ये भी देखा होगा कि कल अरविंद केजरीवाल के साथ जब लखनऊ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे, तब विभव कुमार उनके साथ मौजूद थे। मीडिया ने जब उनसे सवाल दागा था, पूछा था, तो वो इस मामले में टालते हुए नजर आए थे। हालांकि संजय सिंह ने इस बाबत सफाई दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, और दीपिका लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से, चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, मुख्यमंत्री हो, उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि यह हमारा अपना आंतरिक मामला है और इसे किस तरह से सुलझाना है यह हम बेहतर तरीके से जानते हैं। ये कल तक की बात हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी जब सवाल पूछा गया स्वाति मालीवाल केस को लेकर, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए। और उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया है विभव कुमार को, जिस पर जवाब मांगा गया है विभव कुमार से। और इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करवाई है। देर रात उनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल के आधार पर अब आगे क्या कार्रवाई विभव कुमार पर होनी चाहिए वो वक्त बताएगा, लेकिन कार्रवाई क्या होगी या फिर कोई दूसरा रुख देखने को मिलेगा, इसका इंतजार। और देखिए, बैठे बिठाए आपने विपक्ष को मुद्दा दे दिया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से सड़कों पर यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता उतर गए थे, बीजेपी के तमाम महिला कार्यकर्ता उतर गई थी। ये तमाम मौके आप नहीं दिए, क्योंकि 30 घंटे के बाद तो आप चुप्पी तोड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद आप स्वीकारते हैं कि हाँ, ये तमाम घटनाक्रम हुआ था, अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई भी अभी तक आपने ये नहीं कहा कि पार्टी क्या कार्रवाई करेगी। जब आपके प्रेशर बना, जब आप पर दबाव बना, तब जाकर अब आपने ये बयान दिया, तब जाके अब आप ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी जो है, जो लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, बीजेपी ये कह रही है कि आपकी खुद की राज्यसभा की सांसद है, जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह गई हैं, वही सेफ नहीं है। तो आप ये बताइए कि दिल्ली की महिलाएं कैसे सेफ रहेंगी? ये अब बीजेपी जो है वो सवाल खड़ी करी है। कुल मिला के देखा जाए, बैठे बैठाए आप ही मुद्दा देते हैं,
अपनी तमाम चीजों में आम आदमी खुद ही फंसती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए महिलाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा से ही, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके लिए रही है। और दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो कहने को तो देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन दिल्ली में अपराध कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपराधिक मामले कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये आए दिन हम खबरों में भी देखते हैं और कई बार सामने से भी देखते हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और दुराचार ना हो, इसके लिए हर एक सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम उन्हें चुनते हैं। लेकिन बावजूद इसके देखिए, पहले महिला आयोग की जिम्मेदारी स्वाति मालीवाल संभाल रही थी। फिर आम आदमी पार्टी से ही वो राज्यसभा पहुंची, चुनाव जीत गई और राज्यसभा की सांसद बन गई। जब उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो आम जनता के साथ जरा आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में क्या हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरे शब्दों में यदि हम इसको समझें तो जिसने भी, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, अभी हाल ही में आप देख लीजिए संदेश खाली का जब मामला आया था, पूरे देश में मामला कितना छाया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, बीजेपी मुखर हुई, टीएमसी अपने ही विधायक को बचाने में किस तरीके से बचती नजर आई और हमेशा उसका बचाव किया। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा, भुगतना पड़ेगा। का भी मामला प्रज्वल रेवन्ना देख लीजिए आप, हालांकि पार्टी ने उस पर कार्रवाई की, जेडीएस ने कार्रवाई की। यहीं पर सेम वही सिनेरियो हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ वही चीजें बन रही हैं। यदि आप ही अपने आरोपी को बचाएंगे तो तमाम चीजें जो है वो जनता भी नोटिस करती है। चलिए पूजा, आगे बढ़ते हैं। चलो रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा सीएए पर झूठ फैलाकर कांग्रेस और सपा ने हिंसा भड़काने की कोशिश की है। तो सीएए पर झूठ फैलाकर कांग्रेस ने हिंसा फैलाने की कोशिश की है। देखिए खबर हम दिखा रहे हैं आपको, ये नवभारत टाइम्स में इसको जगह दी गई है। सीएए पर झूठ फैलाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरीके से साथ आई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। जरा आप समझिए, अखिलेश यादव ने कहा कि आप कैसे यदुवंशी हो जो इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी बातें जो हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है ही और ये आरोप प्रत्यारोप चलेंगे ही। सीए पर झूठ बोलकर दंगा कराना चाहती थी एसपी कांग्रेस, ये मोदी जी ने कहा। ठीक है, बुआ बबुआ से बचने की जरूरत है। देखिए अब आप समझिए, यहाँ पर तंज जो है पूजा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सीए, एनआरसी, यूसीसी, ये तीन ऐसे कानून हैं जिससे देश का भला होगा, लोगों का भला होगा। सीएए का मतलब ये नहीं है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी नागरिकता खत्म हो जाए। आपको याद होगा, चाहे वो लखनऊ हो या फिर वो दिल्ली हो, यूं कह सकते हैं सीएए को लेकर और इन तमाम एनआरसी को लेकर तमाम लोग सड़कों पर आए थे। किस तरीके से इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश की गई थी, ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि आप भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वंचित हैं, जो दूसरे देशों से निकाले गए हैं, जो अपने ही लोग हैं, हम उनको यहाँ पर नागरिकता दे रहे हैं, ना कि आपकी नागरिकता को हम छीन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और सीएए को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी उसे साफ और स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। जो भी मुसलमान भाई या परिवार भारत में रह रहा है वो ठीक वैसे ही रह सकते हैं जैसे वो पहले रह रहे थे। यहाँ बात उन शरणार्थियों की हो रही है जो कभी बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद वहां से जब वो माइग्रेट होकर वापस से भारत आए तो उनको, क्योंकि वो बहुत समय पहले वहां से भारत से माइग्रेट होकर बाकी अन्य देशों में चले गए थे और जब वो वापस आ रहे हैं, घर वापसी उनकी हो रही है। शरणार्थी शब्द का इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है, उनको वापस से भारत की नागरिकता मिले ताकि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ, सरकार की तमाम सुविधाओं का लाभ यहाँ रहकर वो शरणार्थी ले सके। इसका खास ख्याल रखा गया है और हाल फिलहाल में ही सीएए के तहत ही 14 ऐसे लोग थे, ऐसे शरणार्थी थे जो दूसरे देश से जब वापस भारत आए तो उन्हें यहाँ की नागरिकता मिली है, जो कि मुसलमान थे। देखिए अब आप इस पूरे सिनेरियो को थोड़ा समझिए।
सीएए को लेकर ये कहा जा रहा था, ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि जो अल्पसंख्यक है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनकी नागरिकता जो भारत में छिन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे समुदाय, यानी कि 5 ऐसे समुदाय रखे गए थे जिनको नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, जो मुस्लिम पक्ष हैं, जो यदि हम कांग्रेस की बात करें या विपक्ष की बात करें, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। आप ये समझिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में ये समझिए कि जो जो यहाँ रह रहे हैं मुस्लिम, जो वैध तरीके से रह रहे हैं, एक बात और नोटिस कर लीजिए, जो वैध तरीके से रह रहे हैं उनको यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप ये समझिए, चूंकि जो लोग खदेड़े गए हैं दूसरे देशों से, मुस्लिम समुदाय यहाँ अल्पसंख्यक हो सकता है, ये अल्पसंख्यक उन देशों में नहीं है। आप समझिए, इसीलिए मुसलमानों को या मुस्लिम वर्ग को या इस समुदाय को इस सीएए में जगह नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटीज़ वो नहीं है, हमारे देश में है। तो जहाँ दूसरे देश में माइनॉरिटीज़ है, उनको यहाँ पर जब हमारे देश में आ जाएंगे, यहाँ उनको नागरिकता दी जाएगी, ना कि आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए और अपने आप में पढ़िए, समझिए, इसके बाद ही आप कोई फैसला लीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, सीएए को लेकर वादा किया गया था आज से ठीक 5 साल पहले, जब बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में इसका जिक्र करती है और कहा जाता है कि इसे लागू किया जाएगा, और लागू करने की बात कहकर चुनाव से पहले पहले, यानी कि ये कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले जो वादा किया था वो बीजेपी ने पूरा कर दिखाया है। और पास आपको भी हो गया समझना था होगा 2019 में ये पूरा बिल, और इसके बाद चूंकि नीतियां बननी थी, इस पे और काम होना था, इसी वजह से ये बिल अधर में अटका हुआ था। इसके बाद अब इसे लागू कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, खबरों का आगे रुख करते हैं हम। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश ने नागरिकता संशोधन अधिनियम देना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम आपको बता दें कि तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, भ्रष्टाचार पर बचते हैं, ये भी कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें, पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता ईडी। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों में कटौती कर दी है। तो शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की धारा 44 के तहत कोई विशेष कोर्ट में यदि मामले का संज्ञान ले लेता है, तो इसके बाद ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, और इस खबर को द हिंदू ने भी जगह दी है। देखिए, ये ईडी के पंख कतरने जैसा इस फैसले को माना जा रहा है, और साफ तौर पर यहाँ आप खबर को देख पाएंगे, एससी लिमिट्स ईडीज पावर टू अरेस्ट पीएमएलए एक्यूज्ड। साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि ईडी जो है वो किसी को भी सीधे तौर से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जो अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पास है, उन अधिकारों का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। और द हिंदू में इसे जगह दी गई है, फ्रंट पेज पर जगह दी गई, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ईडी के दुरुपयोग का आरोप लग रहा था कि ईडी जो है वो अपने पावर का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने अब उनके पावर को लिमिटेड कर दिया है। देखिए आप ये समझिए, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो ईडी है वो कहीं ना कहीं सरकार का तोता बनी हुई है, यानी कि उन्हीं के इशारे पर काम कर रही है, ये विपक्ष का कहना था। अच्छा, अभी हाल ही में आप अरविंद केजरीवाल का मामला ले लीजिए। यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल की जमानत देने की बात चल रही थी, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जमानत दी जा सकती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आप देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है, और एक प्रमुख पार्टी का दल होने के नाते या संयोजक होने के नाते, प्रमुख होने के नाते उनको यहाँ पर जमानत देना उचित है, क्योंकि वो आदतन अपराधी नहीं है। तो यहीं से आप समझिए, ईडी पर थोड़ी थोड़ी जो लगाम लगना थी वो कसना शुरू हो गई है, यानी कि मनमानी नहीं कर सकते आप। आपके पास सबूत है, पेश करिए, लेकिन यदि कुछ भी उनके फेवर में पाया जाता है, आरोपी के फेवर में पाया जाता है, तो उनको जमानत मिल जाएगी। इस बार को ईडी में कहीं ना कहीं अब ईडी को भी सोचने की जरूरत आनी पड़ेगी। पूजा बिल्कुल। तो देखिए, अब साफ तौर पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तो ईडी को भी उनकी बात माननी होगी, और कहीं ना कहीं पावर्स को लिमिट कर देना ये साफ जाहिर करता है कि ईडी की जो अब तक ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही थी, जब मन चाहे गिरफ्तारी हो रही थी, अब ये पावर ईडी के पास किसी भी हाल में बचने वाली
नहीं है। अच्छा, अब देखिए, ये फैसला नजीर बनेगा, ये आप जान लीजिए क्या कोड किया गया है। पीएमएलए कानून बेहद सख्त है, क्योंकि आपको पता ही होगा पीएमएलए के तहत कभी भी जमानत नहीं होती है। इस मामले में आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती। हालांकि कई बार कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट पीछे कई फैसलों में ईडी पर सख्त रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 मार्च 2024 को कहा था, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल में अगर देरी हो तो जमानत दिए जाने पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी को आरोपी की गिरफ्तारी के समय लिखित में गिरफ्तारी का आधार बताना चाहिए। अब जमानत की दोहरी शर्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम व्यवस्था की है। इस फैसले का आने वाले दिनों में इस संबंध केस में ये नजीर साबित होगा। यानी कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपके समन का उल्लंघन किया गया और इस आधार पर आप गिरफ्तार कर लेंगे। आपको लिखित में देना होगा और आपको एक वक्त, एक लिमिटेड अवधि तक उस चार्जशीट को भी सौंपना होगा। आपको बताना होगा कि किस संबंध में आप इनकी गिरफ्तारी चाहते हैं लिखित में। बिल्कुल, तो देखिए रिटर्न फॉर्म में भी अब ईडी को पहले बताना होगा कि आखिर किसकी गिरफ्तारी वो क्यों करना चाहते हैं। अब डायरेक्ट जाकर छापेमारी के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे पूजा। बिल्कुल, बिहार के सीतामढ़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। कहा, बेटे को सीएम बनाने के लिए पिछड़े विरोधी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं लालू। तो देखिए ये बहुत बड़ा बयान दिया गया जिसमें साफ तौर पर लालू परिवार पर निशाना साधा गया है और साथ ही साथ कहा गया कि लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, इसलिए वो पिछड़ों की गोद में बैठे हुए हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिलने के लिए लालू प्रसाद और कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। नरेंद्र मोदी आए, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर उनको संवैधानिक मान्यता देने का काम किया। अमित शाह ने कहा, मैं लालू प्रसाद को कहना चाहता हूं कि सालों से पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनना है, आप बनाना चाहते हैं। तो देखिए ये रही खबर। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा विरोधी कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं लालू। देखिए ये भी आरोप लगा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो सालों से पिछड़ों की राजनीति करते आए, लेकिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की विडंबना इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि आखिरकार उन्हें कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ा और कांग्रेस के साथ उन्हें आना पड़ा है। तो देखिए बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव और ये ख्वाब आज का नहीं है। आप यकीन मानिए कि ये ख्वाब बहुत पुराना है, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव की किस्मत में वो मुख्यमंत्री बनने की जो लकीर है वो नहीं दिखाई दी है। देखिए साफ तौर पे कभी दोस्त हुआ करते थे, उसके बाद फिर चिर प्रतिद्वंदी हो गए जेडीयू और आरजेडी, और इसके बाद वापस से साथ में आए। साथ में आने के बाद हालांकि नीतीश कुमार को भी लेकर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते गए कि नीतीश कुमार अपनी सुविधा की राजनीति करते हैं। तो ये आरोप भी नीतीश कुमार पर लगता रहा है और आगे भी लगेगा। फिलहाल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में है। आपको याद होगा बिहार में जातिगत जनगणना का वादा किया गया था नीतीश कुमार ने और इसे करा भी, तब कहीं ना कहीं वह आरजेडी के साथ में थे। अब यहाँ पर कटाक्ष साफ तौर पर किया गया है कि आप ही विरोधी हैं, आप ही नहीं चाहते हैं, यानी कांग्रेस और आरजेडी ही नहीं चाहती है कि पिछड़ों के लिए कुछ काम हो, और अब आप अपनी सुविधा की राजनीति करते हुए आरजेडी का दामन आपने छोड़ दिया और इसके बाद आप वापस से कांग्रेस के साथ में हो गए। तो बिहार की जो राजनीति है बड़ी कह सकते हैं बड़ी पेचीदा राजनीति है और बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प राजनीति भी है पूजा। बिल्कुल देखिए, और क्योंकि खुद नीतीश कुमार जब हाथ मिलाते हैं आरजेडी से तो कुछ वादा इस हिसाब का होता है कि पीएम बन जाएंगे नीतीश कुमार और सीएम बन जाएंगे तेजस्वी यादव, जिसको लेकर एनडीए को अलविदा कहने के बाद आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया था जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार ने। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा समय तक चला नहीं, क्योंकि साफ दिखाई देने लगा कि पीएम बन नहीं सकते, कहीं ऐसा ना हो कि सीएम की कुर्सी भी छिन जाए। और अब पिछड़ों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हैं और कहते हैं कि कभी एक समय में पिछड़ों की राजनीति किया करते थे लालू प्रसाद यादव, जो आज पिछड़ों का विरोध करने वाली पार्टी कांग्रेस के समर्थन में है। और बिल्कुल देखिए नीतीश कुमार को ज़रा आप वैसे भी समझिए, बहुत कद्दावर नेता है नीतीश कुमार, कोई छोटी हस्ती नहीं है नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने INDIA गठबंधन का झंडा बुलंद किया था। इन्होंने ही तमाम दलों को इकट्ठा किया और अब
इस झंडे को बुलंद करते हुए इसकी नींव रखी थी, अब वही INDIA गठबंधन से किनारा कर चुके हैं पूजा। बिल्कुल, और यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर दीपिका। बिल्कुल, देखिए अगली खबर का रुख करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। केजरीवाल ने पीएम और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है और कहा है, देखिए इस खबर को भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अखिलेश यादव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता उन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। देखिए इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने फर्स्ट पेज पर, फ्रंट पेज पर जगह दी है। जरा आपको बता देते हैं क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, देखिए और दैनिक जागरण में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। मोदी के बाद शाह के पीएम बनने में योगी ही कांटा है और साफ तौर पर यहाँ पर दो बातों का जिक्र किया गया। पहली सबसे बड़ी बात ये कि अगर चुनाव बीजेपी जीतती है तो चुनाव के बाद अगले साल अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दीपिका कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के अंदर अंदर हटाने का जिक्र बार बार कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। देखिए इस खबर को जो आप बता रही है ना, ये देखिए यहाँ पर भी इस खबर को जगह दी गई है इंडियन एक्सप्रेस में। जिस क्लेम का आप जिक्र करी हैं, ये क्लेम किया गया है। देखिए ये खबर आपको दिखा रहे हैं, आप समझिए, क्योंकि हर एक अखबार में अलग अलग हिसाब से इस खबर को तरजीह दी है। केजरीवाल रिपीट्स योगी रिप्लेसमेंट क्लेम, ठीक है, यूपी सीएम हिट्स बैक, ये कहा गया है। यानी कि देखिए अब आप समझिए, ये भी कहा गया कि भाजपा किसी के सगे नहीं है, यानी कि अभी आपसे वोट मांग रहे हैं और भाजपा झूठे वादे करी है, मुकदमे लगाने वाला गैंग है, तमाम बड़ी बातें कही गई। देखिए ये कटाक्ष भी किया गया, कल आपने सुना ही होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कि जिसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। अब 75 साल के हो गए हैं तो अगले मर्तबा यानी कि अगले साल वह जो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, जो पूरी फील्डिंग तैयार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमित शाह के लिए है। अमित शाह के लिए तैयारी हो रही है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना साध दिया, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया कि इनको तो रिप्लेस करना है। तो आप समझिए उनका ये कहना है कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। बिल्कुल, देखिए और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सगी नहीं है। देखिए इसका बकायदा एग्जाम्पल दिया गया, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का एग्जाम्पल सबसे बड़ा रहा। कहा कि शिवराज सिंह चौहान को कैसे हटा दिया गया। राजस्थान का जिक्र किया गया, राजस्थान में वसुंधरा राजे को कैसे साइडलाइन किया गया। तो यहाँ पर किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है बीजेपी, ये कटाक्ष किया गया है और इस कटाक्ष के मायने बहुत निकल सकते हैं देखा जाए पूजा। तो बिल्कुल, देखिए और वाकई जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोट किया, लेकिन वोट करने के बाद आखिरकार क्या होगा, मुख्यमंत्री ही बदल दिया गया। मोहन यादव को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी देने का हवाला बीजेपी कई बार देती नजर आई। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी भी लोकप्रियता कम नहीं है। उनके कड़े फैसले, उनका वो बुलडोजर उनकी लोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ाता है और यूं ही लोग उन्हें फायर ब्रांड नेता नहीं कहते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि एक टुक वो अपना फैसला लेते हैं और सीधे उस फैसले पर अमल करने का काम भी करते हैं। देखिए इस बीच आपको बता दें आगे क्या कहा सीएम आदित्यनाथ ने, क्या क्या योगी ने क्या कहा। कुछ कहा, सनातन धर्म के लिए सभी पदों को ठुकरा सकता हूं। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर प्रदेश के सीएम ने गुरुवार को जोनिहा कस्बे में कहा, देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हजारों सत्ताएं ठुकरा सकते हैं। भाजपा सरकार देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित है। अगले 5 वर्ष में बचे सभी को पक्का घर मिलेगा। 70 साल से अधिक सभी बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, जो कहीं भी 5 लाख का उपचार करा सकते हैं। दीपिका, अभी हम जिक्र कर ही रहे थे कि किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग व्यक्तित्व उनको और ज्यादा लोकप्रिय और अलग बनाता है। और इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सनातन और हिंदू धर्म के लिए ऐसी सत्ता को 100 बार
ठुकरा सकता हूं। यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सत्ता का कोई लोभ नहीं है और ना ही उन्हें कोई सत्ता से मतलब है। देखिए, पद से हटाने के केजरीवाल के दावे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कहा। जेल में उनकी बुद्धि फिर चुकी है। अन्न के मिशन को उन्होंने कलंकित किया है। अन्न का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि देखिए, कहा गया था विपक्ष की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 10 किलो अनाज मुफ्त देने का काम हम करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि जेल में रहकर अरविंद केजरीवाल की बुद्धि जो है वो फिर चुकी है। बिल्कुल, देखिए मैनिफेस्टो जब आम आदमी पार्टी का जारी हुआ तो आप देखिए ऐसा लग नहीं रहा कि वो धरातल पर संभव है। पूरे देश में बिजली फ्री होना ये कौन बोलता है, कैसे का, क्या आपके पास इसके लिए प्लानिंग क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? आप जनता तक पहुंचाइए तो सही, कि जनता को बताना आपको पड़ेगा। यानी कि आप तमाम वादे हवाई नहीं कर सकते। जनता बहुत सक्रिय है, बहुत जागरूक हो गई है। और ये जो अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया था, फ्री ब्रिज का जो जिक्र किया था, इसी पर ये पलटवार है। आयुष्मान कार्ड को लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था 25 लाख। आप देखिए ना, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, कांग्रेस ने 25 लाख तक का वादा कर दिया कि 25 लाख यदि आपको इलाज में चाहिए तो वो भी फ्री मिलेगा। देखिए, ये तमाम बातें आपकी हवाई नहीं हो सकती। इसको धरातल पर लेके आइए, आप बताइए किस तरीके से आप इसे लागू कर पाएंगे, क्योंकि कहना और करने में पूजा अंतर बहुत होता है। बिल्कुल, और बीजेपी हमेशा से कहती भी नजर आई है कि कहनी और करनी और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और करनी और कथनी में फर्क का जिक्र सिर्फ तब होता है जब आप मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं, वो पूरे देश में मुफ्त बिजली देने की आप बात करते हैं, 25 लाख का आप हेल्थ बीमा देने की बात करते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि 10 किलो अनाज देने का आप जिक्र करते हैं। आखिर ये सारी चीजें अगर आप मुफ्त देंगे तो पैसा आएगा कहां से? इसके लिए क्या प्लानिंग है? और ये और जनता को समझाइए, क्योंकि हर रोज हम कहते हैं, हर मर्तबा हम यही चर्चा करते हैं, INDIA गठबंधन, ये एक 28 पार्टियों का मिलकर गठबंधन बना है। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो अलग, अरविंद केजरीवाल अब चूंकि जेल से बाहर आ गए, तुरंत मैनिफेस्टो अरविंद केजरीवाल का जारी हो गया, आम आदमी पार्टी का जारी हो गया। INDIA गठबंधन के तहत ही कह सकते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया। अब जरा आप जनता के बीच जब जाएंगे ना, तो उनको बताइए मैनिफेस्टो कौन सा लागू करेंगे आप, क्योंकि सभी के वादे अलग अलग हैं, सभी की सोच अलग अलग है। क्या आप एक मैनिफेस्टो को रख पाएंगे या फिर दो बातें सबकी रखेंगे? ये जनता को कैसे बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए, और देखिए, जब क्षेत्र के आधार पर आप अपना मैनिफेस्टो तय करते हैं किसी राज्य की राजनीति के लिए, तो ये विधानसभा चुनाव तो नहीं है ना? बिल्कुल, ये विधानसभा चुनाव नहीं है, अलग मैनिफेस्टो होता है। लेकिन जब आप केंद्र की राजनीति करते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करना होता है जिसमें पूरे देश का हित हो, जिसमें किसानों का भी हित हो, महिलाओं का भी हो, युवाओं का भी हो, गरीबों का भी हो, पूंजीपतियों का भी हो। बिल्कुल, इन तमाम चीजों के गठजोड़ से आपका मैनिफेस्टो जारी होना चाहिए। देखिए, अब यही देखने वाली बात होगी। हालांकि पूजा 4 जून को क्या होगा ये स्पष्ट तौर पर सबके सामने आ ही जाएगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी का बड़ा दावा सामने आया। केजरीवाल ने मांगी थी 100 करोड़ की रिश्वत, पर्याप्त सबूत हैं। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। अमर उजाला ये कहता नजर आया है, देखिए, ये कहा गया है कि पर्याप्त सबूत है। देखिए, पहले भी पूजा आपको याद होगा, ईडी कहता नजर आया था कि भैया पर्याप्त सबूत है, तभी तो हम ये तमाम बड़ी बातों को इतनी बेबाकी से कह पा रहे हैं। बिल्कुल, ईडी ने शुक्रवार को एक निचली अदालत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 10 दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि वो शराब घोटाला के मामले में अन्य मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मुख्य साजिशकर्ता थे। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लिए जाने के तुरंत बाद केजरीवाल को निचली अदालत में पेश किया गया। देखिए, अब यहाँ पर ईडी भी थोड़ा सख्त हो गया है। ईडी ने कहा कि शराब नीति मामले में जल्द केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे। पहले आपको देखा मनीष सिसोदिया थे, अरविंद केजरीवाल थे, संजय सिंह थे, लेकिन यहाँ पर अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही साफ तौर पर ईडी ने कह दिया था कि आम आदमी पार्टी पूरी यानी कि कुएं में ही भांग मिली हुई है। ये पूरी की पूरी ही पार्टी जो है वो शराब नीति घोटाले में संलिप्त है। एजेंसी ने ये दावा किया, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, राशि गोवा चुनाव में भी खर्च की गई थी। अच्छा, आपको ये भी बता दें, चूंकि साफ तौर पर ईडी लगातार ये कह रही है, चूंकि ईडी ने कहा कि सबूत है हमारे पास,
तभी तो हम गिरफ्तार करें। हालांकि कई मर्तबा पूजा आपने भी देखा होगा कि जमानत को लेकर, इस जमानत को गैर कानूनी बताने को लेकर एड़ी से चोटी का जोर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले को ठुकरा दिया था कि भाई आपकी जो गिरफ्तारी हुई है वो मैं सबूतों के साथ है, यानी कि सबूत है तभी तो गिरफ्तारी है। बिल्कुल, देखिए, और ईडी की ओर से तमाम हवाला जरूर दिया गया दीपिका, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट से राहत चुनावी प्रचार के लिए जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दी गई, इसे आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। और यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे तमाम खबरों के साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बड़ा बयान आया, कहा आरक्षण को खत्म करने पर तुली है बीजेपी। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने देशवासियों को जागरूक करने के लिए कहा है। देखिए, तो संविधान और आरक्षण को खत्म करने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सुप्रीमो जिन्होंने ये बयान दिया है, और ये पहली बार नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह का बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पूरा लालू परिवार दे चुका है। और इस समय की अगर हम बात करें तो आरक्षण को लेकर या फिर संविधान को लेकर पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए पर मुखर है। देखिए, और इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है, साथ ही साथ तेजस्वी ने भी बयान दिया है और उसे भी जगह दी गई है इस न्यूज़पेपर में। साफ तौर पर तेजस्वी यादव, देखिए अभी मैं जिक्र भी कर रही थी कि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी लगातार कटाक्ष करते हैं, और यहाँ पर जगह दी गई उनके बयान को। तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, और रोजगार यानी कि बेरोजगारी को लेकर वो लगातार खुलकर बोलते हैं, और युवाओं को रोजगार ना मिल पाना इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बताते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी पंचायत से लेकर नगर निगम चुनाव और टीवी पर प्रचार में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें युवाओं के मुद्दों पर बात करने की कोई फुर्सत नहीं है। देखिए, इस खबर को आप ऐसे समझिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने बकायदा रोजगार को कोड किया है। कोड इसलिए किया क्योंकि तेजस्वी यादव ये पहले भी कह रहे थे, यदि हम बिहार के सिनेरियो की बात करते हैं तो बिहार में कहा गया था कि नीतीश कुमार ने रोजगार का वादा किया था, 17,000 नौकरियों का वादा किया था, वो नौकरियां कहाँ हैं। इस बीच यदि अब हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रियंका गांधी ने भी हाल ही में कई मर्तबा कहा, हर मंच से कह रही हैं कि आप बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार इतने पद खाली पड़े हुए हैं, इन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा, इसका जवाब कहीं ना कहीं बीजेपी को देना चाहिए। इस बीच आरक्षण का मुद्दा तो आप देख ही रही है पूजा, लगातार गर्मा ही रहा है कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है। लेकिन आप जरा इसे समझिए, यदि आप रोजगार का जिक्र करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो सीधे सीधे जनता को कनेक्ट करते हैं, सीधे सीधे जनता को जोड़ते हैं। यदि आप इन्हीं मुद्दों पर कायम रहेंगे ना तो वाकई में जनता को आपके ऊपर विश्वास होगा कि हाँ, आप हमारी बात करें। आप संविधान की बात कर देंगे, आप जातिगत जनगणना के आधार पर बात करेंगे, आप कहेंगे कि किसी एक वर्ग को ही हमें फायदा पहुंचाना है, तो देखिए जनता बहुत समझदार है और समझने में देरी नहीं लगती पूजा। बिल्कुल, देखिए, और दीपिका यहाँ पर समझने की जरूरत ये भी है, जब आप एनडीए की बात करती हैं तो वहाँ रोजगार या बेरोजगारी या महंगाई का मुद्दा इतना गूंजता आपको नजर नहीं आता होगा। लेकिन जब हम बात विपक्ष की करते हैं, आए दिन हर रोज जब भी चुनाव प्रचार किया जाता है तो यही वादे किए जाते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के दाम कम कर देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों के कर्ज को माफ कर देंगे, किसानों को अच्छा लोन देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनके खाते में पैसे देंगे, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए हर योजना का लाभ उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन धरातल पर ये कितने उतरेंगे ये तो चुनाव के बाद भी
पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कई आपको बार एक वादे इस- अधूरे भी रह हाँ, जाते हैं। आपको एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। INDIA गठबंधन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं और जनता तक उनको मैसेज कन्वे करना होगा, क्योंकि अब समय कम रह गया है पूजा। 5वें चरण का मतदान अब होने वाला है और 4 चरणों में आप हाल देख ही रही हैं किस तरीके से लगातार जो वोट प्रतिशत है, यानी कि वोटिंग जो है वो कम हो रही है। ये राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता की बात है। चलिए पूजा, आगे बढ़ेंगे हम। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया का किसी के गलती के कारण हाथ से निकला था POK। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। देखिए एस जयशंकर ने कितनी बड़ी बात कही है। भारत ने पाकिस्तान वाले कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को किसी की कमजोरी या गलती के कारण अपनी पकड़ को खो दिया गया। देखिए इस खबर को यहाँ छापा गया है। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी। एस जयशंकर, देखिए हमेशा से एस जयशंकर जो हैं, आप जरा एस जयशंकर को समझिए। एस जयशंकर जो हैं वो राजनीति के बंदे नहीं हैं, ठीक है। वो अब विदेश मंत्री है, तो जाहिर सी बात है जब वो अपनी बातों को रखते हैं ना, तो उनकी बातों में वजन अपने आप ही आ जाता है। उन्होंने कहा कि नेहरू पर विदेश मंत्री का परोक्ष हमला, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा POK के भारत का अभिन्न अंग है, इसको हम लेके रहेंगे। राजदूत रहते चीन को कई बार समझा चुका हूं, POK सिर्फ हमारा था और हमारा रहेगा। संप्रभुता पर सिर्फ भारत का ही दावा होगा। POK पर मजबूत स्थिति बनाए रखनी होगी। यानी कि कहते हैं ना, लम्हों ने गलती की थी और सदियों ने सजा पाई है। खता लम्हों ने की थी, उस वक्त गलती कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की थी और किस तरीके से अभी तक हम उस सजा को पा रहे हैं, ये एस जयशंकर कहते नजर आए पूजा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर जो विवाद है, इसको लेकर एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कभी किसी समय में जो गलती हुई, आज उसका भुगतान हम यानी कि भारत पूरा जम्मू कश्मीर झेल रहा है। चलिए अब बहुत इंटरेस्टिंग ये हो जाएगा पूजा कि POK ये कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि अब देखिए धारा 370 का हम लगातार जिक्र करें तो धारा 370 को हटा दिया गया और ये हमेशा बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो में कहती नजर आई। अब यहाँ पर POK का मामला छा गया है, क्योंकि अब आप देखिए साफ तौर पर बीजेपी कह रही है एक बार फिर से यदि हम सत्ता में आएंगे, अभी अमित शाह का भी आपने बयान सुना कि 400 पार आप आने दीजिए और हम POK को भारत में शामिल कर लेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष भी कर दिया कि क्या आपको 400 पार नहीं मिलेंगे तो क्या POK शामिल नहीं होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन इस पूरे चुनाव में मैंने पहले भी कहा था कि देश के साथ साथ कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, वह भी छाएगा, जिसमें POK उसमें से एक अब पूजा नजर आ रहा है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। कहा TMC है इंडिया का हिस्सा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, गलत समझा गया मेरे बयान को। मैं पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूँ। इंडिया गठबंधन मेरे ही दिमाग की उपज थी। हम राष्ट्र स्तर पर साथ हैं और आगे भी रहेंगे। राष्ट्र स्तर का जिक्र किया जा रहा है और राष्ट्र स्तर का जिक्र करने के साथ ही कहा गया ममता बनर्जी की ओर से कि जो मेरा बयान था उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देखिए ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इंडिया अलायंस को अपना सहयोग देगी। इंडिया अलायंस को पश्चिम बंगाल की सीटों के जरिए बाहर से समर्थन करने का जिक्र किया गया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से। देखिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं पूजा कि आप यदि TMC का रुख देखेंगे INDIA गठबंधन को लेकर, तो सबसे पहले सीट शेयरिंग पर आपकी बात नहीं बनी थी, तब ममता बनर्जी बड़ी गुस्सा नजर आई थी। बेबाक तरीके से कह दिया था कि सारी लोकसभा जो 40 सीटें हैं उस पर TMC ही कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, लगातार ममता बनर्जी के जो स्वर हैं वो बदल रहे हैं। कल ही उन्होंने कहा था, कल या परसों ही उन्होंने कहा था कि हम जो हैं यानी कि TMC जो है INDIA गठबंधन को बाहर से सपोर्ट करेगी। अब यहाँ पर सुर फिर बदल गए। फिर ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई हम तो एक ही पार्टी हैं, यानी कि हम तो INDIA गठबंधन के साथ ही हैं। तो ममता बनर्जी को समझना पूजा थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए और वैसे भी ममता बनर्जी को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
देखिए, अब थोड़ी चिंता यहाँ पर ममता बनर्जी को इसलिए भी है क्योंकि वोट बैंक की चिंता है। वोट बैंक की चिंता क्या है कि उनको लग रहा है कि जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो वो डाइल्यूट हो जाए, वो कहीं ना कहीं बट जाए, किसी दूसरे पक्ष में हो जाए। और इसीलिए जो ममता बनर्जी जो है बार बार बयानबाजी कर रही हैं। क्योंकि संदेश खाली का मामला सामने आ गया, संदेश खाली से वो जली हुई है, कहते हैं ना जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो ममता बनर्जी की कंडीशन फिलहाल वैसी ही नजर आती है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा टीएमसी है इंडिया का हिस्सा। और ये बड़ा बयान उन्होंने पहले दिया था और इसी पर लगातार हमारी चर्चा चल रही थी कि किस तरह से ममता बनर्जी पहले बाहर से समर्थन देने का बात करती है और उसके बाद वो कहती हैं कि वो तो इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। रुक करते अगली खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बड़ा बयान दिया गया, कहा सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को करेंगे समाप्त। तो ये बड़ा बयान दिया गया है सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना के खिलाफ। कांग्रेस और राहुल गांधी के रुख को लेकर बीजेपी की चुनाव आयोग में की गई शिकायत के बाद भी पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती है। और आयोग में की गई शिकायत के अगले ही दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से ऐलान किया कि पार्टी सत्ता में आई तो 4 साल की अग्निवीर भर्ती योजना को बंद कर नियमित नियुक्ति की पुरानी प्रक्रिया को बहाल करेगी। देखिए, इसे ऐसे समझ लीजिए क्योंकि इस वक्त कांग्रेस बड़े फुल फॉर्म में आपको नजर आ रही होगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना जो कुछ सीधे सीधे युवाओं को टारगेट करती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर युवाओं के साथ धोखा हुआ है। आपको याद होगा जब अग्निवीर योजना लागू की गई थी तब किस तरीके से देश में भूचाल आ गया था, सभी ने इसका विरोध किया था और इसी बात को कहीं ना कहीं लपक लिया गया है बीजेपी के कांग्रेस के द्वारा। हालांकि बीजेपी भी थोड़ा सा बैकफुट पर है इस योजना को लेकर। राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि ऐसा लगता है आपको कि इस योजना में थोड़ी कह सकते हैं कि सुझाव की जरूरत है या दुरुस्त करने की जरूरत है तो हम इसे करेंगे। लेकिन कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर लगातार प्रतिबद्ध है। वो कह रही है कि योजना जो है युवाओं के लिए ठीक नहीं है, हम सरकार में आएंगे तो इस योजना को जड़ से हटा देंगे। चलिए पूजा आगे बढ़ जाएंगे। ईडी ने बड़ा वादा किया और दावा किया नौकर के घर से मिले पैसे आलमगीर आलम के ही हैं। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है क्योंकि आलमगीर आलम पर ही अब लगातार जो गाज गिर रही है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घरेलू सहायक के रांची स्थित परिसर में लगभग 32 करोड़ रुपए की नकदी मंत्री से संबंधित रही। उन्हें अपने विभाग में प्रत्येक निविदा से 1.5% का निश्चित कमीशन मिलता था, यानी कि सभी ऊपर से नीचे तक सभी को कमीशन मिलता था। बिल्कुल, ये इस बात की तस्दीक करता है। बिल्कुल, देखिए और इसके जरिए झारखंड की राजनीति पर आखिर कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री अंदर चले जाते हैं, उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़ा चेहरा और बड़ा नाम होते हुए भी उनके पास से इतना भारी मात्रा में कैश बरामद होना और इस पर कोई सटीक जवाब आलमगीर आलम का ना आ पाना सवाल खड़े करता है कि कहीं वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखो, भ्रष्टाचार का आरोप खुद किस तरीके से मुख्यमंत्री पर लग चुका है, भ्रष्टाचार का ही आरोप उनके ही मंत्री पर लगा, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए इसी के साथ चुनावी खबर अखबार पर नजर में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।